नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सर केमिस्ट्री की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए, अपन लोग पहले वाले लेक्चर में बात कर चुके थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टॉपिक चल रहा था अपना। पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि परमाणु क्या होता है, किसे कहते हैं परमाणु, और परमाणु को समझाने के लिए डाल्टन साहब ने क्या क्या बातें बताई थी और डाल्टन साहब की क्या क्या कमियां रही थी, राइट। इनको लेकर के अपन लोग बातें कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनकी खोज कैसे हुई। अर्थात आज की वीडियो में अपन लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को लेकर के बातें करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं अपन लोग कैथोड रेज, इसी को बोलते हैं बीटा कण, ठीक है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉन से संबंधित जितने भी बातें पूछी जा सकती हैं उनको लेकर के बातें करेंगे, ठीक है ना। और जो बातें नॉनसेंस हैं उनको अपन लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस बात पे फोकस करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक प्रयोग जो किया था, उस प्रयोग के बाद में क्या निष्कर्ष निकला था उसको लेकर के बातें करेंगे। बाकी मैं जनरली थोड़ी थोड़ी सी बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, एक कैथोड रेज ट्यूब है ये, ठीक है ना। इसको बता देते हैं, बाकी को खुद समझ लेना, ठीक है ना। हाँ जी, ये कैथोड है और ये एनोड है, ठीक है बेटा, ठीक है। मैंने इसको एक 10,000 वोल्ट की बैटरी से, 10,000 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये क्या है, बैटरी है। दस 10,000 वोल्ट, ठीक है। इस ट्यूब का जो दाब है वो है 10⁻⁻⁴ mmHg, ठीक है ना। इसका नाम है कैथोड, इसका नाम है बीटा संरंध्रित एनोड, ठीक है ना। ये क्या है, कैथोड रेज ट्यूब। ये क्या है, ट्यूब, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, एक सबसे पहले कैथोड रेज ट्यूब ली गई थी, एक ट्यूब या एक नलिका ली गई थी, ठीक है ना। जिसके अंदर का जो दाब था वो कितना था, 10⁻⁻⁴ mmHg, ठीक है ना, ठीक है। इस पर दो, एक एनोड और एक कैथोड लगा दिया गया, ठीक है ना। ये कैथोड है और ये वाला एनोड है। एनोड संरंध्रित है, मतलब छोटे छोटे इसमें क्या हैं, छिद्र हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इसके पीछे ZNS लगाया गया। ZNS क्या होता है, जिंक सल्फाइड, ZNS जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड इसका लेप किया गया। ये क्यों किया गया, क्योंकि जैसे ही कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल जब इस पर गिरता है तो ये चमक उत्पन्न करता है। जैसे कि आपने शादी में, विवाहों में वो पटाखे देखे हैं, हाँ, जैसे ऊपर जाते हैं तो एक चमक उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते। तो ऐसी इसकी विशेषता होती है ZNS की, कि जब कोई किरण, जब कोई पार्टिकल जब इससे टकराएगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, चमक या स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही अब इस बैटरी से करंट को चालू किया गया, इधर देखो बेटा, जब करंट को चालू किया गया तो हुआ क्या, ऐसा हुआ कि इस कैथोड वाले सिरे से कुछ अदृश्य किरणें निकली। अदृश्य का क्या मतलब होता है, जो दिखाई नहीं देने वाली होती हैं, ठीक है ना। ये अदृश्य किरणें निकली इधर से, किधर से, कैथोड की तरफ से, ठीक है।
किधर से निकली? कैथोड की तरफ से। गई किधर? एनोड की तरफ, ठीक है ना। और इसको पार करके जब ये ZnS से टकराई तो चमक उत्पन्न हुई। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसकी क्या विशेषता होती है, जब कोई रेज या पार्टिकल जब इससे टकराता है तो क्या उत्पन्न करता है? चमक उत्पन्न करता है। तब पता चला कि यहाँ से कैथोड वाली सिरे से एनोड की तरफ कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया? सबसे पहले कैथोड रेज। क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। अब जो ये कैथोड रेज है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी विलियम क्रुक्स ने। किसने की थी बेटा? विलियम क्रुक्स ने, ठीक है ना। तो जो ये कैथोड जो रेज होती हैं, अर्थात जो विलियम क्रुक्स ने जिन किरणों को देखा था, ये किरणें एक नहीं थी, दो नहीं थी, बल्कि ये किरणों का क्या था? एक समूह, एक पुंज था ये, ठीक है ना, जिनको क्या नाम दिया गया? कैथोड रेज, ठीक है ना। इन्हीं कैथोड रेज को बाद में किस नाम से बोला गया? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाँ जी। तो आपसे पूछे कोई कि कैथोड रेज की खोज किसने की? विलियम क्रुक्स ने। जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज पूछे जे थॉमसन, कैथोड रेज की खोज पूछे विलियम क्रुक्स। सबसे पहले खोज किसकी हुई? कैथोड रेज की, ठीक है ना। कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स का एक समूह है, इलेक्ट्रॉन्स का एक पुंज है, ठीक है ना। ठीक है। अब यदि इसको आप बनाना चाह रहे हो तो बना लो, अदरवाइज ऐसी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। नीड किसकी है? कैथोड रेज की खोज पहले हुई थी, कैथोड रेज की खोज विलियम क्रुक्स ने की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में हुई, जिसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। नोट करो इसको। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। इनको कैथोड रेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये कैथोड से निकली थी, ठीक है ना। इन्हें कैथोड रेज कहा गया चूंकि बिकॉज ये कैथोड से उत्पन्न हुई, ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछूं कि कैथोड रेज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या क्या विशेषताएं होती हैं कैथोड रेज की? अभी अपन बात करेंगे विशेषताओं को लेकर के। देखो बेटा, ये कैसी रेखा में गति कर रही हैं? सीधी रेखा में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। नंबर पहला पॉइंट है, ये सीधी रेखा में गति करती हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इन पर कौन सा चार्ज होता है, कौन सा आवेश होता है, तो बताओ कौन सा आवेश होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं नंबर एक बात तो ये हो गई कि सीधी रेखा में गति करती हैं। नंबर दूसरी बात क्या हो गई? इन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है, इन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। अगली बात क्या होगी? ये कहाँ से कहाँ गति करती हैं? कैथोड से एनोड की तरफ। वो तो कोई बात नहीं है, वो तो खोज में अपन लोगों ने लिख दिया था, ठीक है ना। कैथोड की तरफ से निकलती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं, ठीक है ना।
कैथोड रेज क्या है यदि ये पूछे तो कैथोड रेज इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज है, ठीक है ना। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स का समूह या पुंज होता है। ठीक है ना। और क्या कह सकते हैं अपन, ये फ्लोरोसेंस ब्रैकेट में बोले तो चमक उत्पन्न करती हैं, हाँ या ना। ये फ्लोरोसेंस या चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। अगली बात क्या होगी, इनको यदि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, नंबर 5वां पॉइंट है, ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। ठीक है ना। चलिए नोट करो इसको। अगली बात करते हैं इसकी, कैथोड रेज की या इलेक्ट्रॉन की। तो अगला पॉइंट क्या होगा, 6वां पॉइंट था क्या? हाँ, अगला पॉइंट क्या होगा कि जो कैथोड रेज होती हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है ना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको ध्यान दें, इस पर ध्यान देंगे बेटा। जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एटम कोई सा है, ठीक है, क्या उसके इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो ये का मतलब कैथोड रेज, ठीक है ना। अब देखो, ये सब की एक जैसी होती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक एलिमेंट की, प्रत्येक एटम की सब कैसी हैं, एक जैसी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो सबका एक जैसा होता है। अब अभी जो एक डायग्राम बनाया था, ठीक है ना, अब उसमें जो कैथोड रेज जो ट्यूब थी उसमें कौन सी गैस भर रही है, और जो अपन लोगों ने कैथोड बनाया था, ये कैथोड किसका है, इस बात पर कोई निर्भर नहीं करेगी। दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो कैथोड रेज होती हैं, ट्यूब के अंदर ली जाने वाली गैस की प्रकृति कैसी है उस पर कोई निर्भर नहीं करती, और इस कैथोड पर भी कोई निर्भर नहीं करती। क्यों? आप कैसा भी कैथोड ले लो, कैसी भी गैस ले लो, इलेक्ट्रॉन तो सबके एक जैसे होते हैं, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही तो हैं, ये इलेक्ट्रॉनों का समूह ही तो है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि ये कैथोड रेज ट्यूब में ली जाने वाली गैस की प्रकृति व कैथोड के नेचर पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है ना। बिकॉज कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन का समूह या पुंज है, और इलेक्ट्रॉन
प्रत्येक एटम का समान होता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना, इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये जो कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड रेज ट्यूब में ले जाने वाली गैस की प्रकृति पर और कैथोड पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का एक समूह है, मैं इलेक्ट्रॉन मान सकता हूँ, और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एटम का, प्रत्येक एलिमेंट का कैसा होता है, समान होता है, एक जैसा होता है। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, अब अगली बात करेंगे, वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। क्या है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ZnS पे डाला गया तो इसने चमक उत्पन्न की कि नहीं की। ठीक है ना, तो ये चमक उत्पन्न करती है, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है, ये बात मैंने बता दी आप लोगों को। ठीक है ना, हाँ जी, जब ये कांच पर गिरती हैं, जब ये कांच पर गिरती हैं तो जो कांच होगा, कांच हरे रंग का, किस रंग का, हरे रंग का दिखाई देता है, दिखाई देता है। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब इन कैथोड रेज को किसी कांच पर डालेंगे अपन लोग तो वो कांच कैसे रंग का दिखाई देगा बेटा, हरे रंग का दिखाई देगा। ठीक है ना, हाँ जी, हरे रंग का दिखाई देगा। ठीक है ना, जब कैथोड रेज को किसी भारी जैसे कि वोल्फ्रेमाइड W, टंगस्टन या मॉलिब्डेनम MO पर गिराते हैं तो ये एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। क्या बोला मैंने, बोला इन कैथोड रेज को मैं किसी हैवी मेटल पर गिरा रहा हूँ, आपतित करवा रहा हूँ, तो ये क्या उत्पन्न करेंगी बेटा, एक्स रेज उत्पन्न करेंगी। क्या उत्पन्न करेंगी, एक्स रेज उत्पन्न करेंगी। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, कैथोड रेज जो होती हैं वो कैथोड रेज ट्यूब में ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर और कैथोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कैथोड रेज क्या है, इलेक्ट्रॉनों का एक समूह है या इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक पदार्थ का, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक एटम का कैसा होता है, एक जैसा होता है, इसलिए उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। जब ये कांच पर गिरेंगी तो कांच कैसे रंग का दिखाई देगा, हरे रंग का दिखाई देगा। कैथोड रेज को किसी भारी मेटल पर, भारी धातु पर गिराया जाता है तो वो कौन सी रेज उत्पन्न करती हैं, एक्स रेज उत्पन्न करती हैं। नोट करो इसको एक बार। हाँ भाई, अब करते हैं बात इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना की थी वो किसने की थी, मिलीकन ने। किसने बेटा, मिलीकन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है ना, देखो आपको ये याद रखना है कि मिलीकन ने की थी और आवेश कितना बताया। कभी ये नहीं पूछा जाता है जनरली कि कैसे हुई थी। ठीक है ना, हाँ, जो इसके की पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको लेकर के अपन लोग बातें कर लेंगे। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की, मिलीकन ने। मिलीकन ने अपना प्रयोग जो किया था जिससे ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, वो कौन सा प्रयोग था, उसका एक नाम है जिसका नाम है तेल बूंद प्रयोग। कौन सा बेटा, तेल बूंद प्रयोग। तेल बूंद प्रयोग किसका प्रयोग है, मिलीकन का। मिलीकन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना की।
ठीक है ना। और आवेश की गणना करने के बाद में उन्होंने फाइनली क्या कितना चार्ज बताया इलेक्ट्रॉन पर, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, कितना चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस में है ये, माइनस में है। किसने बताया, मिलीकन ने। कौन सा प्रयोग किया, तेल बूंद प्रयोग किया था, ठीक है ना। ठीक है, अगली बात बेटा, मिलीकन साहब ने अपने इस प्रयोग के बाद में एक छोटा सा फॉर्मूला दिया। कौन सा फॉर्मूला है सर जी, Q बराबर NE, Q बराबर NE, यहाँ Q बराबर टोटल चार्ज है, N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है, ठीक है ना। Q बराबर NE, ठीक है ना। यहाँ Q बराबर क्या है, टोटल चार्ज या टोटल आवेश है। N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किस में है, माइनस में, ठीक है ना। ठीक है बेटा, एक दूसरा फॉर्मूला और चलता है, मैं उसको लेकर के भी बात करूँगा। Q बराबर IT, ये फॉर्मूला क्या है सर जी, ये फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला दिया फैराडे ने। किसने दिया बेटा, फैराडे ने, ठीक है। यहाँ Q बराबर टोटल चार्ज है, I बराबर एम्पियर या विद्युत धारा है, हाँ। T बराबर क्या है बेटा, टाइम या समय है, और ये समय किस में लेना है, सेकंड में, ठीक है ना। अब मैं मान लीजिए इसको फॉर्मूला 1 दे दूं, इसको फॉर्मूला मैं 2 दे दूं, दोनों को यदि तुलना करूं तो क्या हो सकता है, देखो Q बराबर क्या है, NE, और Q बराबर क्या है, IT। तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, तो NE बराबर IT, हाँ या ना। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यहाँ से आप लोगों को 3 चीज़ें दी हुई हैं, तो विद्युत धारा निकाल सकते हो, यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो, यहाँ से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो आपको पता ही है, ठीक है ना। ठीक है, एक बार नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करवाएंगे इसके बेसिस पे। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है, यदि एक तार में 40 एम्पियर की धारा, ठीक है ना, 20 मिनट तक प्रवाहित की गई है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले कोई सा भी सवाल हो, कैसा भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले ये देखना है कि उसमें दिया हुआ क्या है, उसके बाद ये देखना है कि पूछा हुआ क्या है, उसके बाद ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या दिया है, फिर दूसरी बात पूछा क्या है, तीसरी बात फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आ जाओ, क्या दिया है बेटा, विद्युत धारा, ठीक है ना, हाँ जी। तो I बराबर कितनी दी गई है, 40 एम्पियर। T बराबर कितना दे रखा है, 20 मिनट। मैंने अभी लिखवाया था कि कभी भी टाइम को किस में नहीं लेना है, मिनट में, कब किस में नहीं लेना है, घंटे में, किस में लेना है, सेकंड में। तो बेटा 20 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए मैं गुणा कितने से करूँगा, साइड से, तो 20 गुणा 60 सेकंड कह सकता हूँ मैं इसको, बोलो ना हाँ, ठीक है ना। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, हाँ या ना। तो n बराबर पूछी गई है। अब मेरे को ये बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें I, T और N तीनों चीज़
उपस्थित होती हैं, वो अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। कौन सा है? Q बराबर NE बराबर IT, हाँ या ना? तो NE बराबर IT, ठीक है ना? हाँ जी। अब पूछा क्या है? N, तो मैं N बराबर क्या कर दूंगा? IT बटे E, हाँ या ना? आप बताओ मेरे को I का मान कितना दे रखा है? सर जी I का मान तो 20 एम्पियर दे रखा है, तो मैंने लिख दिया 20 गुणा T कितना है? 20 गुणा 60 बटे E। अब बताओ E मतलब माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हाँ या ना? मैं इसको यदि इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर एक जीरो बढ़ा सकता हूं कि नहीं बढ़ा सकता? तो मैं क्या लिख सकता हूं? 20 गुणा 60 गुणा 10, हाँ या ना? बटे में क्या लिख दूंगा? 16 गुणा 10 पे घात -19, ठीक है ना? अब बेटा इस -19 को मैं ऊपर लेकर के जाऊंगा तो ये किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, यदि ये नीचे प्लस में होती, मैं ऊपर लेकर के जाता तो किस में हो जाती? माइनस में हो जाती, ठीक है ना? हाँ जी। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इसको 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 12 दूना 24, ठीक है ना? तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं क्या? इसका मान आएगा, आप लोग नोट कैलकुलेशन करके देख लेना, 7.5 गुणा 10 पे घात 21, ठीक है ना? ये मान आएगा, इसको नोट कर लो। हाँ, इतना ही आएगा, 7.5 गुणा 10 पे घात 21। अब एक नोट लगाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन का मान नहीं लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा पूर्णांक में होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे लिख लो आप। इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का मान की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और दशमलव में नहीं होगी ना, नेगेटिव व दशमलव में नहीं होगी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आएगी वो किस में आएगी? हमेशा पूर्णांक में। पूर्णांक जैसे कि 1, 2, 3, 4, ठीक है ना? किस में नहीं होगी? नेगेटिव में और दशमलव में, ठीक है ना? नोट करो इसको। चलिए अब बात करते बेटा इलेक्ट्रॉन के मास की, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान कितना, मास या द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। 9.1 गुणा 10 पे घात -31 किलोग्राम। यदि हम इसको ग्राम में लिखें तो कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 नहीं 31 नहीं आएगा, ठीक है हाँ 1000 का ले 3 जीरो काट लो ना उसमें से, तो कितना हो जाएगा 28 और ये ग्राम। ठीक है ना? ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है
दूसरी बात हो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तीसरी बात और पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? इलेक्ट्रॉन का E/m कितना है? E का मतलब है इलेक्ट्रॉन, m का मतलब है मास। इलेक्ट्रॉन और मास का अनुपात कितना है? तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। 31 से करेंगे, ठीक है ना? हाँ जी। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1.752 गुणा 10⁻11। ये किस में है? कूलाम में। और ये किस में है? किलोग्राम में। तो अपन क्या लिख देंगे? कूलाम बटे या प्रति किलोग्राम। ठीक है ना? नोट करो इसको बेटा। हाँ बेटा, अब बात करेंगे अपन लोग एनोड रेज, कैनाल किरणें या फिर प्रोटॉन्स की बात करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी। देखो, ये जो एनोड रेज है ना, इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? और जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी वो किसने की थी? जो एनोड रेज हैं इसकी खोज तो किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने बेटा? गोल्डस्टीन ने। ठीक है ना? इनकी खोज, इसकी ये एक ही है ना, इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। जबकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना? रदरफोर्ड साहब ने की थी। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज था? नेगेटिव। प्रोटॉन पर या कैनाल किरणों पर या फिर एनोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना? तो अब क्या लिखेंगे इनकी विशेषताएं? ठीक है ना? ठीक है। एनोड रेज की खोज, एनोड रेज की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने बेटा? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है ना? इन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बेटा? ये भी सीधी रेखा में गति करती हैं। या फिर इस बात को तो खैर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। एक बात इम्पोर्टेंट है इसमें, वो क्या है कि जो कैनाल किरणें होती हैं, जो एनोड रेज होती हैं, ये प्रत्येक एटम की अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? ये जो एनोड रेज हैं या कैनाल किरणें हैं या प्रोटॉन हैं, अब प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक नाभिक ही है। ठीक है ना? ये वास्तव में ये नाभिक ही होती हैं। और नाभिक प्रत्येक एटम का कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। डिफरेंट होता है। ठीक है ना? जो कैथोड रेज थी वो क्या थी बेटा? कैथोड रेज क्या थी? इलेक्ट्रॉन। एनोड रेज क्या है? प्रोटॉन। उन पर कौन सा चार्ज? माइनस या नेगेटिव। इन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक एलिमेंट का
प्रत्येक एटम का कैसा होगा, एक जैसा समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन प्रोटॉन सबका अलग अलग होता है, ठीक है ना, प्रोटॉन सबका अलग अलग होता है। हाँ, वास्तव में ये क्या होती हैं, ये नाभिक होती हैं, और नाभिक प्रत्येक एटम का कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए एनोड रेज कैथोड ट्यूब में ली जाने वाली गैस की प्रकृति, कैथोड ट्यूब में ली जाने वाली गैस की प्रकृति व एनोड या कैथोड पर गैस की प्रकृति, एक ही लिख रहा हूं मैं, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड रेज करती है क्या, नहीं करती, सॉरी कैथोड रेज करती है क्या, नहीं करती। लेकिन एनोड जो रेज होती है वो क्या है, वास्तव में वो न्यूक्लियस हैं, नाभिक हैं, और नाभिक प्रत्येक एटम का अलग अलग होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स की संख्या अलग अलग होती है, तो ये भी अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। तो ये एनोड जो कैथोड रेज ट्यूब थी, जो एनोड रेज ट्यूब है, ठीक है ना, उस पर ये क्या करेगा, उसके नेचर गैस की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, करती हैं ये, नोट करो बेटा इसको, फिर पूरे को रफ करते हैं एक बार। अब बात करेंगे बेटा प्रोटॉन पर चार्ज की, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की थी, ऐसे प्रोटॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर और क्या गणना की थी और क्या जानकारी प्राप्त हुई थी हमें कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके मास को लेकर के बातें की थी, उसके E/m के रेशियो को लेकर के बातें की थी। अब इन तीनों बातों को किस पर अप्लाई करेंगे अपन लोग, प्रोटॉन पर, ठीक है ना। अब लिखेंगे प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के चार्ज में या आवेश में क्या अंतर है, ये अंतर है कि नेगेटिव लग रहा था वो तो इलेक्ट्रॉन का था, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, वो किसका है, प्रोटॉन का है, ठीक है ना। बाकी जो वैल्यू है ये सेम है दोनों में, ठीक है ना। प्रोटॉन पर प्रोटॉन का जो मास होता है या द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भैया, वो 1.6, एक मिनट, चलने दो। हाँ, प्रोटॉन का जो मास या द्रव्यमान होता है ना 1.6 × 67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन का कितना आया था यहाँ पे, कितना आया था 31, 9.1 आया था, 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा किसकी, E/m। तो प्रोटॉन का E/m को क्या बोलते हैं, आवेश बटे द्रव्यमान, और आवेश बटे द्रव्यमान को ही क्या कहते हैं, आवेश बटे द्रव्यमान का जो मान होता है वो कितना होता है, आवेश की वैल्यू लिखेंगे और किसकी लिखेंगे, हाँ, और इसी को बोलते हैं बेटा विशिष्ट आवेश, ठीक है ना। और इसका जो मान होता है वो कितना होता है, अब आवेश लिख लो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 बटे द्रव्यमान कितना है, 1.67 × 10⁻⁻27, और ये किलोग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा,
इसका मान सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लो। देखो ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻27 बटे 1.67 ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। अब 27 में से 19 घटेंगे तो कितना बचेगा, 8, ठीक है ना। और ये 1.6 में 1.67 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, बोलो। ये आएगा 9.1 इंटू 10⁻8 के आसपास में आना चाहिए ये। 7 आ जाएगा, 7 ये वैल्यू आएगी 9.1 इंटू 10⁻। एक बार कैलकुलेशन करना। 0.9 आ रही है, 0.9 आ रही है। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। और E/m आवेश बटे द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश, ठीक है ना। विशिष्ट आवेश का मान कितना आया था इसके लिए, 9.5 इंटू 10⁻7 कूलम प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। अब एक नोट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना भारी होता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1837 गुना भारी होता है, ऐसे लिखेंगे, है ना। ऐसे लिखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। फिर अपन लोग बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात कर ली अपन ने, प्रोटॉन की बात कर ली, अब किसकी बात करेंगे, न्यूट्रॉन की, ठीक है ना। हाँ जी, न्यूट्रॉन। हाँ, कैसा कण है ये, उदासीन कण है, ठीक है ना। अब इसकी खोज की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने बेटा, जेम्स चैडविक ने, ठीक है ना। ये कैसा कण है, उदासीन कण है, ठीक है ना। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। ये कैसा कण है, उदासीन कण है। इसका जो मास होता है, इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है ना। और E/m या विशिष्ट आवेश या E/m का मान 0 होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।